बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 9 कैपेसिटर के सॉल्व न्यूमेरिकल विद एग्जाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू ट्यूटोरियल, वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही हो। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है वर्किंग एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्किंग एग्जाम्पल है, तो उसको हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स विद एन एरिया। आपको एरिया दिए गए है 0.01 मीटर स्क्वायर और इसके अलावा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, तो जो इनके दरमियान डिस्टेंस है प्लेट के दरमियान वो दिए गए है d 0.002 मीटर। इसके अलावा द कैपेसिटर इज फिल विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो प्लेट्स के दरमियान क्या रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक विद रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का नाम है एप्सिलॉन आर। तो अगर आपको एप्सिलॉन आर नहीं भी दे तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये एप्सिलॉन आर है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखिए समझिए, सिंपल जो कैपेसिटर है ये कंसिस्ट होता है पैरेलल प्लेट्स पे। तो जो पैरेलल प्लेट्स है उनके उसको आप कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। ये प्लस पोटेंशियल के साथ है और ये माइनस पोटेंशियल के साथ। अच्छा, इन प्लेट्स के दरमियान या तो एयर होता है या फिर डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कोई इंसुलेटर रखा होता है। तो मे बी इट्स प्लेट्स के दरमियान क्या हो, ओके, सम टाइम इट्स प्लेट्स के दरमियान एयर होता है और सम टाइम इट्स प्लेट के दरमियान आपके पास डाइलेक्ट्रिक गिवन होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटर। तो अगर आपके पास एयर हो तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्योंकि एयर है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा होता है तो फिर उस केस में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। ये एप्सिलॉन आर क्या है, इट इज़ डी वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, इसके अलावा आपके पास रबड़ हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, उसको आप एज ए इंसुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट मटेरियल इज प्लेस्ड इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और हम यहाँ पे पोटेंशियल देते हैं प्लस माइनस, यानी बैटरी का वोल्टेज होता है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो कैपेसिटेंस, क्योंकि इस केस में आपके पास डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है यानी रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो फॉर्मूला जो हमारे पास कैपेसिटेंस का होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट होता है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। तो जबकि d जो है वो दरअसल इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है और इन प्लेट का जो एरिया है उसको हम a से डिनोट करते हैं। तो अब आप बताइए क्या क्या होगा इसके सोल्यूशन में। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू आ जाएगी 8.85
एक्सपोनेंट -12 और एप्सिलॉन आर की जगह आपके पास आ जाएगा 4 और एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा 0.01, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.0002। तो आप जब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 3.5416 एक्सपोनेंट -11 फेराड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड, माइकल फेरेडे के नाम से है। माइकल फेरेडे को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेपर के एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है ये सवाल। इसी के साथ हमारे पास एक ही वर्किंग एग्जाम्पल था और वो इसी के साथ इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें आपके पास वो भी कैपेसिटेंस, पूरा चैप्टर ही कैपेसिटर का है तो सारे क्वेश्चन कैपेसिटेंस से रिलेटेड होंगे। कैपेसिटेंस दरअसल कहते हैं किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अब देखिए इस सवाल का डेटा। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट, जब पैरेलल प्लेट के दरमियान एयर होगा तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस है वो है 1.3 पिको फेराड। ये पिको को डिनोट कर रहा है, पिको का मतलब होता है एक्सपोनेंट -12। ओके, आपको कुछ बता देता हूँ। मिली का मतलब है एक्सपोनेंट -3। इसी तरह माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं एक्सपोनेंट -6। नैनो का मतलब होता है n से डिनोट होता है एक्सपोनेंट -9। पिको का मतलब होता है p से डिनोट होता है एक्सपोनेंट -12। तो ये p से डिनोट हो रहा है, इसका मतलब पिको फेराड। तो ये कैपेसिटेंस हमें दी हुई कब, जब एयर फील्ड है, यानी इससे पहले आपने देखा था कि प्लेट्स के दरमियान जो है वो एयर फील्ड है। तो एयर जब फील्ड होगा तो कैपेसिटेंस को c से डिनोट करते हैं, तो 1.3 पिको फेराड। इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल, सेपरेशन बोलते हैं डिस्टेंस को, सेपरेशन नाम है किसका, डिस्टेंस का। तो बोल रहे सेपरेशन को डबल कर दिया है, यानी डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो जो नया डिस्टेंस होगा उसका नाम d डैश होगा और वो पिछले के डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस को डबल कर दिया, दुगना कर दिया। एंड वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन देम, और जो प्लेट के दरमियान है बोल रहे डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया। पहले डिस्टेंस इतना था d, पहले अगर आप मेरा डायग्राम बनाओ तो इनके दरमियान डिस्टेंस पहले d था, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान पहले डिस्टेंस था d। अब डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी जितना डिस्टेंस है इसके डबल कर दिया, यानी प्लेट्स अब इतने डिस्टेंस पे हो गए। तो डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2d कर दिया। पहले d डिस्टेंस था, अब 2d हो गया। और इनके दरमियान क्या रख दिया है, इसके दरमियान वैक्स रख दिया है। मैं यहाँ रेड पेन से शो कर देता हूँ, ये वैक्स रख दी। तो वही बैटरी रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन में है कि वैक्स रख दिया है इनके दरमियान, और जो नई कैपेसिटेंस है वैक्स रखने के बाद जाहिर सी बात है जब डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो जो नई कैपेसिटेंस होगी उसका नाम c डैश हो जाएगा, 2.6 पिको फेराड। फाइंड द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एप्सिलॉन r को बोलते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, यानी एप्सिलॉन r फाइंड करना है ऑफ द वैक्स। किसका, वैक्स का। वैक्स के लिए आपको एप्सिलॉन r फाइंड करना है। तो देखिए आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन, आप यहाँ बोल सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when free space used as a medium, जब आप फ्री स्पेस यूज़ करते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/d। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 1।
अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक के लिए दिया है तो इसलिए हम सेकंड फार्मूला लगाएंगे। अगेन हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और अब हम किसके लिए यूज़ करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक के लिए। तो अब आप देखिए, अब आप इसी फार्मूले को डाइइलेक्ट्रिक के लिए लिखेंगे कि द कैपेसिटेंस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज यूज्ड एज ए मीडियम between the plates इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जो नई कैपेसिटेंस होती है जब भी डाइइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन आर आ जाता है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो अब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो आप देखिए नई कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छा यहाँ जब आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ा दिया है तो डिस्टेंस भी उसने डबल कर दिया, तो जो नए डिस्टेंस होगा उसका नाम डी डैश होगा। अच्छा एरिया को उसने चेंज नहीं किया तो एरिया ए ही रहेगा, डिस्टेंस सिर्फ चेंज होगा तो इसलिए डी डैश आ जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। अच्छा डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि जैसे यहाँ एरिया और एप्सिलॉन नॉट इसका कोई रोल ही नहीं है तो इसलिए इनको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड। तो आप देखिए इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो जो रह जाएगा उसको हम लिख देते हैं। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए एप्सिलॉन आर रह गया डिवाइडेड बाई डी डैश रह गया, डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया, डिवाइडेड बाई डी। ओके, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं आपको एक और मेथड भी बता देता हूं कि आप इसको एक और तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, एक और तरीका क्या है कैंसिल करने का, जैसे कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्ट नहीं कैंसिल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर देते। जैसे इस पूरे को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी डैश, इसको लिख देते हैं और ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी नीचे वाला हम ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। तो अब क्या हो, तो अब आप इसमें से देखिए कैंसिल कर सकते कैसे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, जो सी डैश है उसकी जगह सी डैश की वैल्यू रख देंगे। सी डैश की जगह हम सी डैश की वैल्यू रख देते हैं। सी डैश की जगह वैल्यू आ जाएगी, हमें दी हुई है 2.6 पिको फेराड और सी की जगह हमें दी हुई है 1.3 पिको फेराड और यहाँ जो रह गया उसको हम लिख लेंगे, जैसे एप्सिलॉन आर रह गया, डी रह गया और यहाँ डी डैश रह गया। अच्छा डी डैश की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं 2d। ओके, डी डैश की जगह में हम वैल्यू रख देते हैं 2d। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 डिवाइड, इस पहले इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 2 और ये जो 2 है ये डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा एप्सिलॉन आर और 2 2 जा आपके पास हो जाएगा 4। तो आपके पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई यानी 4। और इसी के साथ जो सवाल है वो इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, टेक्स्ट बुक का सेकंड न्यूमेरिकल।
जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप ये कंप्लीट तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन आपको स्प्लिट करके पेपर में दे सकता है। 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 10, 50 एंड 25 माइक्रोफेराड। तो 3 कैपेसिटर है, एक C1 है जिसकी वैल्यू आपके पास है 10 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू आपके पास है 50 माइक्रोफेराड, इसी तरह C3 की वैल्यू आपके पास है 25 माइक्रोफेराड। रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, ये 2 फिगर्स दी हुई है आपको। पेपर में कोई एक फिगर आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ओके, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, हमेशा अलग अलग होके आएंगे। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में आपके पास है चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये पैरेलल है और ये क्या है, सीरीज। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये आपके पास पैरेलल की डायग्राम है और ये आपके पास सीरीज के डायग्राम। तो अभी फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले वाला पार्ट में पैरेलल के डायग्राम है। चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें सब पे चार्ज मालूम करना है, Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है एंड Q3 मालूम करना है। ओके, Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करना है। Q1, Q2 और Q3 आपको फाइंड करना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में पैरेलल ही कनेक्ट है। अच्छा, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। सेकंड पार्ट में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो टोटल कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं, या CE भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या CT भी बोल सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस, या आप सिर्फ C बोले तो भी सही है। किस में मालूम करनी है, पैरेलल में। थर्ड पार्ट में आपको मालूम करना है, थर्ड पार्ट इसके बाद सॉल्व कर, क्योंकि थर्ड पार्ट जब भी होगा वो पेपर में हमेशा अलग ही आएगा, तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर आपको थर्ड पार्ट अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में जब भी आएगा थर्ड पार्ट अलग से ही आएगा, एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो सीरीज है। ओके, तो अब देखिए पैरेलल में हम कैसे मालूम करते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपने कैपेसिटर की डेरिवेशन पढ़ी होगी तो टोटल कैपेसिटेंस हमेशा प्लस होती है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल वोल्टेज इज रिमेन्स सेम। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है, PV, पैरेलल में वोल्टेज आपके पास क्या होता है, सेम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, हमें वोल्टेज दिया हुआ है, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो हमें 250 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ भी बताया हुआ है कि 250 वोल्ट वोल्टेज हमें दिया हुआ है, लेकिन ये पैरेलल वाला वोल्टेज है। सीरीज में भी टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ है, तो अब बताए पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो इसलिए अब जब आप Q1 मालूम करेंगे तो यहाँ C1 भी लगाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह जब आप Q2 मालूम करेंगे तो आप लगाएंगे C2V, वोल्टेज सेम है, और जब आप Q3 फाइंड करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे C3V। तो अब इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो C1 की जगह आपके पास आ जाएगा 10 और V की जगह आपके पास आएगा 250। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो C2 की जगह आपके पास आएगा 50
और वोल्टेज की जगह आपके पास आएगा 250। इसी तरह अगर आप Q3 में देखें तो C3 की जगह आपके पास आएगा 25 और V की जगह आपके पास आएगा 250। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 का आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरह यहाँ Q2 का आंसर आएगा आपके पास और यहाँ आपके पास Q3 का आंसर है। तो Q1 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ इन्होंने माइक्रो में लिया है, माइक्रो को हटाया हुआ है। तो माइक्रो को जब हम हटाते हैं तो एक्सपोनेंट -6 लगाते हैं। तो आप साथ में एक्सपोनेंट -6 भी लगा देता हूँ मैं। एक्सपोनेंट -6 क्यों लगा रहे हैं हम? ओके, आप देखिए जब C1 की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो होगी 10 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो की जगह हम -6 लगा लेंगे और V की वैल्यू तो हमारे पास सेम है तो इसलिए 250 आएगी। इसी तरह C2 की जगह भी यहाँ हम -6 लगाएंगे, यानी माइक्रो की जगह हम -6 लगाएंगे और V की जगह हमारे पास 250 आ जाएगी। यहाँ भी हम माइक्रो की जगह हम क्या लगाएंगे, एक्सपोनेंट -6 और V की जगह हमारे पास आएगा 250। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 एक्सपोनेंट -3 कूलम। तो जो -3 एक्सपोनेंट में है ये आपके पास माइक्रो के मिली के बराबर होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा मिली कूलम। ओके, इसी तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q2 का आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -3 कूलम और एक्सपोनेंट -3 बराबर होता है मिली के, तो ये आपके पास हो जाएगा मिली कूलम, 5 मिली कूलम। ये आपके पास हो गया Q2 का आंसर। इसी तरह Q3 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 एक्सपोनेंट -3 कूलम और एक्सपोनेंट -3 आपके पास अगेन इक्वल है किसके, मिली के, यह हो जाएगा मिली कूलम। तो ये आपके पास तीनों चार्ज आ गए और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट में आपको टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है, लेकिन पैरेलल में। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यही बात दोबारा यहाँ सेम रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C की वैल्यू होती है वो C = C1 + C2 + C3 हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो प्लस हो जाती है। तो C1 की जगह आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, C2 की जगह आपको दिया हुआ है 50 माइक्रोफेराड और C3 की जगह आपको दिया हुआ है 25 माइक्रोफेराड। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल C का आंसर आ जाएगा। तो C का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 85 माइक्रोफेराड। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट को समझने की कोशिश करें। थर्ड पार्ट को समझते हैं हम। थर्ड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दरअसल वोल्टेज को बोलते हैं, तो हमें वोल्टेज मालूम करना है एक्रॉस ईच, यानी तीनों कैपेसिटर का वोल्टेज मालूम करना है। अच्छा, ये देखिए सीरीज़ में चार्ज आपके पास सेम होता है। सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम। व्हेन इट इन सीरीज़, बोल रहे हैं सीरीज़ में है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पार्ट नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ये सीरीज़ में है और हमें वोल्टेज मालूम करना है। V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है और V3 मालूम करना है, लेकिन सीरीज़ में है। और सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ये बात जहन में रखें। लेकिन हमें चार्ज नहीं पता, तो सबसे पहले हम चार्ज मालूम कर लेंगे।
अब चार्ज मालूम करने के लिए हमें टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है। तो इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, जो सीरीज कम्बिनेशन है उसमें हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C आ जाएगा, C1 की जगह आपके पास आ जाएगा 10, C2 की जगह आ जाएगा 50 और C3 की जगह आपके पास आ जाएगा 25। ओके, तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/C का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 8/50। 8/50। अब आपको C का आंसर चाहिए तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपके पास C हो जाएगा बराबर किसके, 50/8। और जब 50 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.25। तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस का आंसर आ गया किसमें, सीरीज़ में। लेकिन हमसे जो टोटल कैपेसिटेंस नहीं पूछा था तो फिर हमने क्यों निकाला, तो हमने इसलिए निकाला कि हमें चार्ज पता चल जाए। ये हमने इसलिए निकाला था कि हम चार्ज निकाल सकें। तो अब हम इस काबिल हो चुके कि हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला हम लगाएंगे Q इज इक्वल टू CV। C का आंसर हमारे पास आया 6.25, जबकि V हमें दिया हुआ था। ओके, V हमें दिया हुआ था तो इसलिए V हमें दिया हुआ था 250 क्वेश्चन में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1562.5 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये आपके पास चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज है ये सबका सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि सीरीज़ में है। सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब आप इस काबिल हो चुके कि आप वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं। तो तीनों को वोल्टेजेस को हम यहाँ फाइंड कर देते हैं इतनी सी जगह पे। तो इसी के साथ आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। 3 मरतबा फार्मूला लगा लेता हूँ। तो पहले वाले में आपके पास जैसे Q1 होगा तो यहाँ आपके पास C1 आएगा और यहाँ आपके पास V1 आएगा। Q2 होगा तो C2 आएगा और V2 आएगा। Q3 होगा तो C3 आएगा और V3 आएगा। तो यहाँ से आप V1 फाइंड कर सकते हैं। V1 आपके पास बराबर हो जाएगा Q1/C1। इसी तरह V2 आपके पास बराबर हो जाएगा Q2/C2 और V3 आपके पास इक्वल हो जाएगा Q3/C3। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो Q1 की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1562.5 और C1 की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा V1 का 156.25 और वोल्ट को हम V लिखते हैं वोल्ट, यानी इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये हमारे पास V1 आ गया। इसी तरह V2 निकाल सकते हैं आप। Q2 की जगह अगेन ये वैल्यू आएगी क्योंकि ये सब चार्जेस की सेम वैल्यू है, लेकिन C2 की जगह अलग वैल्यू आएगी। C2 की जगह वैल्यू आएगी 50। जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास V2 का आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 31.25 और वोल्ट की जगह V लिख देंगे आप। इसी तरह आप V3 फाइंड कर सकते हैं। ऊपर Q3 आएगा 1562.5
डिवाइडेड बाई C3 की जगह आप वैल्यू रख देंगे 25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 62.5 वोल्ट। और इसी के साथ हमारे ये सवाल ख़त्म हो गए। ओके, ये 2 सवाल का मिक्सचर था। तीसरा पार्ट हमेशा अलग आएगा पेपर में, एक साथ नहीं आएंगे। पहला और दूसरा पार्ट अलग से आएंगे और तीसरा पार्ट हमेशा अलग से आएंगे। तो आप इसको 2 सवाल समझ के तैयारी कीजिएगा। ओके, इसी के साथ हमारा ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? अच्छा, डेटा में हमें क्या क्या दिया है? हमें इस डायग्राम में देखें तो हमें C1 दिया है 2 माइक्रोफेराड। इसी तरह आपको C2 दिया है 3 माइक्रोफेराड और C3 आपको दिया है 5 माइक्रोफेराड, जबकि V आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट। मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ये इस डायग्राम से देख रहा हूँ। C3 ये रहा, C2 आपके पास ये है, जबकि C1 ये है और V की वैल्यू आपको दी हुई है 100 वोल्ट। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर का चार्ज मालूम करना है और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। चार्जेस मालूम करने हैं और पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वोल्टेज को। तो हमें चार्ज मालूम करना है, यानी Q1 मालूम करना है। फिर इसी तरह हमें Q2 मालूम करना है। फिर इसी तरह हमें क्या मालूम करना है? Q3 मालूम करना है। तो तीनों के चार्ज मालूम करने हैं और तीनों के वोल्टेज मालूम करने हैं। V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है और V3 मालूम करना है। तो हमेशा जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दें तो पहले सर्किट को सॉल्व करें। ये मेरा अपना सजेशन है आपके लिए, क्योंकि सर्किट को आप सॉल्व करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप फिर इसके चार्ज और वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। जब तक आपके पास C नहीं आ जाता आप फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देखें तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किसको? C2 को और C3 को। ये कैसे है? पैरेलल है। तो पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके एक बनाएंगे। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ C4। ये C1 अपने जगह पे आ जाएगा और ये बैटरी भी अपनी जगह पे आ जाएगी। ओके, अब इस C1 C4 से मिलके टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले C2 और C3 को सॉल्व करना है और ये कैसे है? पैरेलल। और पैरेलल में आपको पता है कैसे सॉल्व होता है। तो C4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके, इधर लेट लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने अपने तरफ से नाम दिया तो इसलिए लेट C4 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। तो C2 और C3 को प्लस करेंगे। C2 आपके पास 3 है जबकि C3 आपके पास 5 के इक्वल है। तो जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 माइक्रोफेराड। अब आपके पास C4 आ गया। अब C4 तो आपके पास आ गया, लेकिन अब आपने क्या करना है? अब C1 और C2 को कैसे सॉल्व करना है? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन यहाँ C1 आएगा और दूसरा वाला आपके पास C4 आएगा, क्योंकि दूसरा आपके पास है C4। तो C1 की जगह आपके पास आ जाएगा 2, जबकि C4 की जगह आपके पास आ जाएगा 8। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हैं और LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह जब आप C निकालेंगे तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 माइक्रोफेराड। तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब आप इसकी मदद से आप चार्ज मालूम करेंगे और वोल्टेजेस मालूम करेंगे। तो चार्ज कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आप इन दोनों को देखें, ये दोनों सीरीज़ में हैं और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। अगर हमारे पास इसका चार्ज आ जाए
तो वो चार्ज इसका भी होगा और वो चार्ज इसका भी होगा। तो हम इसका चार्ज मालूम करेंगे, यानी हम Q मालूम करेंगे। तो Q इज इक्वल टू होता है CV। तो C की जगह हमारे पास आ जाएगा 1.6 और V की जगह हमारे पास आ जाएगा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास Q का आंसर आ जाएगा। तो Q का जो आंसर है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q का आंसर आ जाएगा। तो Q का आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160। ये माइक्रोफेराड है तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये जो चार्ज आया है, ये चार्ज ये Q1 का भी है और Q4 का भी है। ये चार्ज Q1 का भी है और ये चार्ज Q4 का भी है। ओके, अब देखिए हमें Q4 से हम C2 C3 की तरफ कैसे जाएंगे। हम पहले इसका वोल्टेज मालूम करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों से आया है और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो इसका भी वोल्टेज होगा और वो इसका भी वोल्टेज होगा। ओके, तो हमें इसका वोल्टेज मालूम करना होगा। तो Q4 का वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे, हम पहले Q4 का वोल्टेज मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो Q4 का वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे, हम अगेन फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू CV और यहाँ 4 लगा लेंगे। यहाँ से हम V4 फाइंड कर सकते। तो V4 आपके पास इक्वल हो जाएगा Q4 अपॉन C4। Q4 की वैल्यू आपके पास आई है 160, जबकि C4 आप यहाँ से देख सकते 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो V4 का वोल्ट है, V4 का जो वोल्टेज आया वो आपके पास आया 20 वोल्ट। ओके, V4 का वोल्टेज आ गया। अब ये जो V4 का वोल्टेज है ये दरअसल V2 का भी है और ये दरअसल V3 का भी है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। V2 V3 तो हमारे पास आ गए। अब हमें V1 चाहिए, तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अब देखिए वोल्टेज आने के बाद हम इनके चार्जेस भी मालूम कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं Q2 इज इक्वल टू होगा C2 V2 और Q3 इज इक्वल टू होगा C3 V3। तो C2 आपके पास गिवन है 3 और V2 अभी आपने निकाल लिया 20, तो आपके पास आंसर आ गया 60 माइक्रो कूलम। ओके, इसी तरह आप Q3 भी निकाल सकते हैं। C3 आपके पास 5 के इक्वल है, जबकि V3 भी आपके पास 20 के इक्वल है, तो आपके पास आंसर आ गया 100 माइक्रो कूलम। तो आपके पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया और Q3 भी आ गया। ये Q2 Q3 ये रहा और Q1 आपके पास ये आया हुआ, ये आपके पास Q1 आया। चार्जेस तो पूरे हो गए। अब वोल्टेज में अगर आप देखें तो V2 V3 आया हुआ है, लेकिन V1 आपके पास नहीं आया हुआ है। तो यहाँ आप V1 फाइंड कर सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, यहाँ से आप V1 फाइंड कर सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन C1 और Q1 की वैल्यू आपके पास है 160 और C1 की वैल्यू आपके पास है, C1 आप डेटा से देख सकते हैं। C1 आपके पास कितना है, C1 आपके पास है 2, तो C1 की वैल्यू आप यहाँ रख के V1 फाइंड कर सकते हैं। V1 का आंसर आपके पास आ जाएगा 80 वोल्ट। ओके, तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुँच गया, क्योंकि V1 V2 V3 भी आ गया और C1 C2 C3 भी आ गया।
ओके, आप इसको अगर अलग से लिखना चाहते तो आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख सकते हैं और आप आखिर में भी लिख सकते हैं। आखिर में लिख देते हैं। आप इस तरह भी छोड़ दें तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रेजेंट करके आंसर लिख लेंगे तो ये अच्छी बात है, आप इसको लिख लें। यहाँ आप लिख सकते हैं कि V1 का आंसर हमारे पास आया 80, V2 का आंसर हमारे पास आया, V2 और V3 दोनों का आंसर हमारे पास आया 20 वोल्ट। वोल्टेज के आंसर ये हो गए। इसी के साथ चार्ज के जो आंसर है Q1 का आंसर हमारे पास है 160 माइक्रोकूलम, Q2 का आंसर है 60, Q2 का आंसर आपके पास है 60 माइक्रोकूलम और Q3 का आंसर आपके पास है 100 माइक्रोकूलम। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह के सवाल के चांसेस बहुत कम इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है और हमारे पास सिर्फ 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, तो इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल के चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए गए है कि एक कैपेसिटर है चार्ज टू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय बैटरी ऑफ वोल्टेज V। एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं हम वोल्टेज V से। फॉर दिस अरेंजमेंट इफ द कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस, तो डेटा में अगर आप देखें तो आपको कैपेसिटेंस दी गई है। कैपेसिटेंस आपको दिए गए है 10 माइक्रोफेराड। माइक्रो का मतलब है एक्सपोनेंट -6, यहाँ क्योंकि एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसलिए आप इसको माइक्रो से हटा के रखें। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ, और एक रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 1 कैपिटल M ओम। कैपिटल M मेगा को कहते हैं और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 प्लस 6, सॉरी 1 है तो मेगा का मतलब है 10 की पावर 6 ओम। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटिव टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज। चार्ज जो है वो 90% हुआ है, यानी चार्ज जो इसके पास Q आया है वो आपके पास 90% हुआ है ओरिजिनल वैल्यू के। परसेंट से हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो चार्ज हुआ है ये 90% चार्ज हुआ है, तो 90% ओरिजिनल वैल्यू के यानी Q0 के। परसेंट से हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो Q होगा चार्जिंग वो आपके पास हो जाएगा 0.9 Q0। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेटेड टाइम टेकन। आपको टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम ये लेगा चार्जिंग में, फाइनल 90% चार्जिंग। तो आपको टाइम फाइंड करना है। आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में यहाँ क्योंकि चार्जिंग हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे चार्जिंग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चार्जिंग के लिए फार्मूला होता है Q = Q0 1 - e की पावर -T/RC, ये फॉर्मूला। ओके, तो आप R और C को Q की जगह आपके पास आ जाएगा 0.9 Q0, ये Q0 अपने जगह पे आ जाएगा। 1 - e की पावर -T डिवाइडेड बाय R और C को मल्टीप्लाई करें, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R को C के साथ तो ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ 10 आंसर आ जाएगा। ओके, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 आंसर आएगा, तो उसको आप यहाँ रख देंगे। अब आप देखिए Q0 से Q0 कैंसिल आउट हुआ
तो आपके पास बच गया 0.9 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 10। अब ये पूरा माइनस का है, ये इक्वल के उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस टी अपॉन 10 इक्वल टू, ये 0.9 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे आपके पास आंसर इस तरह आएगा माइनस टी अपॉन 10। 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेते हैं, ये मैथ्स का रूल है। ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग ln ऑन बोथ साइड लेंगे। तो यहाँ हम ln लगा लेंगे। इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ln लगाएंगे तो राइट हैंड साइड पे भी ln लगा लेंगे। ओके, अब ये पावर पहले आ जाती है, यानी पावर एलोग में हमेशा पावर पहले आ जाती है। ये पावर पहले लिख लेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी है और ln e रह जाएगा। और ये हमारे पास जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे ln 0.1 तो ये आपके पास आंसर आएगा -2.3। और ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में ln e जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है, और 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब ये पूरा टर्म हट जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा -t अपॉन 10 इक्वल टू -2.3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 10 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 23 और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो इतने सेकंड लगेगा इसको 90% चार्ज होने में। ओके, तो यही आपके पास फाइनल आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 5th न्यूमेरिकल की तरफ। तो 5th न्यूमेरिकल में अगर आप देखें, सबसे पहले डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन में है व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, हमसे कैपेसिटेंस पूछी गई है। इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी आपको दी हुई है 10 kWh किलो वाट आवर। ओके, किलो वाट आवर को चेंज करने का तरीका होता है, 1 किलो वाट आवर इसके बराबर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल, 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। आजकल जितने भी डिजिटल मीटर्स है आपके घरों में लगे हुए, आप उसको बाहर देख सकते हैं, वो जो है ना वो पावर को मेजर करते हैं kWh में। ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। घर में आपके मोटर है, जनरेटर है, कैपेसिटर है, सब के ऊपर आप देख सकते हैं kWh लिखा होगा। तो एक कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसको डायरेक्टली इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये फैक्टर आपसे पेपर में भूल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो मैं उसका तरीका भी बता देता हूँ। किलो का मतलब है 1000 और आवर को चेंज करने के लिए आप लाते हैं 3600, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60। और वाट बराबर होता है जूल अपॉन सेकंड के, और ये भी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होकर आपके पास डायरेक्टली जूल आ जाए। यानी सिंपल स्पीकिंग में आप किलो को हटाने के लिए 1000 लेके आएंगे और आवर्स को सेकंड में ले जाने के लिए 3600 लेके आएंगे, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी जो है वो आपने जूल में रखनी है। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा 36 10 की पावर तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6। तो आपके पास आंसर आएगा 3.6। अगर आप देखें 2030.60 तो आपके पास 3.6 एक्सपोनेंट 7 जूल हो जाएगा। तो
तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1000 वोल्ट। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटर की एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थ्योरी की क्लासों में आपने देखा होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1/2 CV²। तो यहाँ एनर्जी की जगह ये वैल्यू रख देंगे आप। इसी तरह आपके पास हो जाएगा 1/2, आपको C फाइंड करना है और V की जगह आपके पास आ जाएगा 1000 का स्क्वायर। अब ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। और आपके पास C1 से C हो जाएगा। जब आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 72, और कैपेसिटेंस की यूनिट है फेराड। तो इसी के साथ ये सवाल ख़त्म हो जाएगा और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ, टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा अहम है, पेपर में आ जाता है, और न्यूमेरिकल नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। इसमें आपको 2 कैपेसिटर दिए हुए, पहले की कैपेसिटेंस है 2.0 माइक्रोफेराड, जबकि दूसरी की कैपेसिटेंस आपके पास है 4.0 माइक्रोफेराड। आर कन्वर्टेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 300। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन है दोनों कैपेसिटर। पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज आपके पास सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज आपके पास क्या रहता है, सेम। तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है और पैरेलल कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी फाइंड करें। सबसे पहले आप जब इसको सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला होता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है C = C1 + C2। तो दोनों कैपेसिटेंस प्लस हो जाते हैं, तो C1 की जगह भी 2 है और C2 की जगह आपके पास 4 है। तो टोटल कैपेसिटेंस का आंसर आएगा 6 माइक्रोफेराड, और माइक्रो से अगर आप हटाएं तो एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा। अच्छा, हम माइक्रो से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए आपको माइक्रो से हटाना होगा। ओके, तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के क्या फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का भी आपने फॉर्मूला देखा 1/2 CV²। 1/2 CV²। तो C की जगह आपके पास आंसर आ जाए, C की जगह आपके पास आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट -6, और V की जगह आपके पास आ जाएगा 300 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.27 जूल। ओके, इसी के साथ ये जो सवाल है ये भी इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये लास्ट न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक का। उसके बाद हमारे पास 2 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। मर्जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको करें तो अच्छी बात है, पेपर में आपके चांसेस होंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप लाजमी उसको अटेम्प्ट करेंगे फिर। तो इसलिए जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 2 है वो मैं करवाऊंगा, तो उसको भी आप लाजमी देखिए। वैसे इसके साथ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल आपके ख़त्म हो जाएंगे। वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट, इज़ कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर रिजल्टिंग इन 54.0 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज स्टोर। तो चार्ज जो स्टोर हुआ है वो है आपके पास है 54 माइक्रोकूलम। चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए आपके पास कैपेसिटेंस होनी चाहिए।
क्योंकि आपने एक ही फार्मूला याद रखा है। अगर आपने चार्ज के टर्म्स में भी इसका फार्मूला होता है, अगर वो आपको याद होगा तो आप वो यूज़ कर लें। मेरा मशवरा ये होता है कि आप कैपेसिटेंस वाला फार्मूला यूज़ किया करें, एक फार्मूला। तो इसलिए आप पहले कैपेसिटेंस निकालें। Q इज इक्वल टू सी में Q को रखें 54 इक्वल टू C, और V की जगह आपने रखा 12 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। 54 को 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कीजिएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 4.5 माइक्रोफेराड। और माइक्रो को हटा के आप क्या लगाएंगे, 4.5 माइक्रो हटा के आपने लगाया एक्सपोनेंट -6 फेराड। तो कैपेसिटेंस आपके पास आ गई। अब आप एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 CV²। तो एनर्जी की जगह आप फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 C की जगह आपके पास आ जाएगा 4.5 एक्सपोनेंट -6, और V की जगह आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एनर्जी का जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3.4 एक्सपोनेंट -4 जूल। 3.24 एक्सपोनेंट -4 जूल। ओके, इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल इख्तिताम को पहुंच गए टेक्स्ट बुक के। अब हम कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है उनको सोल्यूशन हम देखेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है बुक में, उसको भी लाजमी सॉल्व करें। मेरा मशवरा यही होता है हमेशा कि आप जो है सेल्फ असेसमेंट को भी साथ में सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में आपके पास जैसे भी न्यूमेरिकल आए ताकि आप उसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। अब खुदा ना खास्ता ये न्यूमेरिकल आ गया तो आप फिर क्या करेंगे, आप पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप जब भी अटैम्प्ट करें आप कंप्लीट अटैम्प्ट करें। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इसका। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर्म बाय 2 पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर एरिया आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द एरिया सेपरेटेड डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, सेपरेशन जो आपको दी हुई है, डी की वैल्यू आपको दी हुई है, वो दी हुई है 4 मिलीमीटर। इसके अलावा थिकनेस आपको दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है 0.0004 माइक्रोफेराड। अच्छा, इस सवाल में सब डराने के लिए दिया हुआ, यानी ये यूज़ नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 20,000 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन प्लेट। हमें चार्ज मालूम करना है। ओके, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 0.00 माइक्रोफेराड। ये मैंने टी लिख दिया है, सॉरी, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो ये आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है। देखो, प्रॉब्लम तब होती जब हमें कैपेसिटेंस नहीं दी होती, तो पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं ये सवाल। लेकिन अभी ये बहुत सिंपल सवाल है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू CV। तो C की जगह आपके पास आ जाएगा 0.3 × 04, और V की जगह आपके पास आ जाएगा 20,000। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q का आंसर आ जाएगा। तो जो Q का फाइनल आंसर आएगा, ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये 3 0 है, तो ये 3 0 ख़त्म हो जाएंगे और 4 रह जाएगा। तो 4 80 आपके पास आंसर आ जाएगा, 80 कूलम। ओके, (0.4 एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट 3 4 एक्सपोनेंट 4 टू 8 आंसर आएगा। सॉरी, आपके पास 8 आंसर आएगा। देखो, आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप करना चाह रहे हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये पॉइंट 1 2 3 मरतबा इधर आए, 1 2
3 4 मरतबा इधर है, इस तरह इसको भी 4 मरतबा इधर ले गए, वो 4 से ये 4 कैंसिल हो गए, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 8 कूलम आपके पास आंसर। ओके, इसी के साथ ये जो सवाल है ये अख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। आपको 220 वोल्ट कैपेसिटर इस चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, कैपेसिटर आपको दिया हुआ है 2200 माइक्रोफेराड का, माइक्रो हटा के आप लगाएंगे एक्सपोनेंट -6 फेराड। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 9.0 वोल्ट। देन डिस्चार्जिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 100 किलो ओम। किलो को हटाने के लिए आप 10 की पावर 3 लाएंगे। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है आपको इनिशियल चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर। तो आपने कितना चार्ज, इसने कितना चार्ज स्टोर किया वो आपको फाइंड करना है, यानी क्यू आपको फाइंड करना है। क्यू को आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल क्यू से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर टाइम कांस्टेंट टो से रिप्रेजेंट होता है। जैसे टॉर्क होते हैं ना, टॉर्क का साइन, कुछ लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं। सी पार्ट में आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर 30 सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आफ्टर 300 सेकंड इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, यानी आपको दिया हुआ है कि टो इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और आपको उस वक्त वोल्टेज फाइंड करना है, और वो आपको 300 सेकंड दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है टो इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 300 सेकंड। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। सबसे पहले पार्ट में आपको क्यू फाइंड करना है, तो क्यू का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है सी वी। तो सी की जगह आपके पास आ जाएगा 2200 एक्सपोनेंट -6, जबकि वी की जगह आपके पास आ जाएगा 9.0 वोल्ट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्यू का आंसर आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 19.8 एक्सपोनेंट -3 कूलम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19.8 एक्सपोनेंट -3 को आप लिख लेंगे मिली कूलम। तो ये आपके पास सोल्व हो जाएगा। इसी तरह अब बी पार्ट को आप देखिए। बी पार्ट में आपको फाइंड करना है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का आप फॉर्मूला लगाएंगे, आर मल्टीप्लाई बाय सी होता है। तो आर भी आपको दिया है, सी भी दिया है, सिर्फ आर की वैल्यू लिख ले 100 एक्सपोनेंट 3, और सी की वैल्यू आपको दी हुई है 2200 एक्सपोनेंट -6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 220 सेकंड। अच्छा, अब आपको 220 सेकंड नहीं लेना है, आपको ये भी लेना है, लेकिन आपको दिए गए हैं सी पार्ट के लिए आपको वोल्टेज फाइंड करना है। सी पार्ट में आपको वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, वोल्टेज के लिए सबसे पहले आप, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर -t अपॉन RC, या टॉ लिखते हैं हम। RC की जगह आप टॉ भी लगा सकते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू आपको दी हुई, यही वैल्यू हम वी नॉट ले लेंगे। तो हमें V फाइंड करना है। वी नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा 9.0 ई की पावर -t अपॉन टॉ। टॉ आपके पास आया 220। अब आपको जिस टाइम पे फाइंड करना है उसको आपने यहाँ लिखना होगा। इसको वैसे हम v ऑफ t लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैं लिख के बता देता हूँ। इस पूरे को हम v ऑफ t लिखते हैं, यानी ये t पे डिपेंड करता है, टाइम पे। v ऑफ t इस तरह लिख,
तो वी ऑफ अब हमें किस पे फाइंड करना है, 300 पे मालूम करना। तो यहाँ हम 300 लिखेंगे, यानी ये भी 300 पे हम फाइंड करना है। तो यहाँ टी की जगह आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 220। तो अब आप इस पूरे को कैलकुलेटर से निकालेंगे, कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन होता है। लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है वो शिफ्ट के साथ आते हैं। एक लॉग डायरेक्ट आता है और शिफ्ट के साथ जब आप लॉग प्रेस करते हैं एल का बटन शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा आपके पास। फिर उसमें ये वैल्यू रखने के बाद 9.0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास आएगा 2.295। वैसे आप इसको 2.3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला सेल्फ असेसमेंट भी आपके पास ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एनर्जी स्टोर्ड का है। तो ये एक अच्छा सवाल है पेपर में आने के लिए, तो इसलिए आप इसको कम्प्लीटली देखिए। सबसे पहले डेटा बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सेल्फ असेसमेंट में। तो एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस दी हुई है। एक एयर का कैपेसिटेंस है जब एयर है 0.005 माइक्रोफेराड। ओके, माइक्रो को हटाने के लिए एक्सपोनेंट -6 लगा लेंगे। कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट वोल्टेज आपको दिया हुआ है 500 वोल्ट, इज डिसकनेक्टेड एंड देन इमर्स विद रिलेटिव परमिटिविटी। इमर्स इन ऑयल, उसको फिर ऑयल में डाल दिया है और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी आपको मैंने बताया था एप्सिलॉन आर को कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास है 2.5। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इमर्स। तो एनर्जी मालूम करनी है 2 मरतबा। एनर्जी बिफोर इमर्स्ड यानी ऑयल में डालने से पहले और ऑयल में डालने के बाद, बिफोर इमर्शन, और एनर्जी मालूम करनी है आफ्टर इमर्शन। देखिए फ़र्क है दोनों में। कैसे फ़र्क है, पहले वाले में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरे वाले में डाइलेक्ट्रिक है ना, ऑयल आ गया। तो पहले वाला डाइलेक्ट्रिक के साथ, पहले वाला बिफोर डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक के साथ है। जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है, फ्री ईयर होता है, तो हम उसको सी कहते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक होता है उसको हम सी डैश कहते हैं। तो इसलिए हम उसके, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो उसकी एनर्जी का नाम ई है, और जब डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसकी एनर्जी का नाम ई डैश होता है। तो अब आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपके पास सी और सी डैश होने चाहिए। तो आपके पास सी तो है लेकिन सी डैश नहीं है, तो ई निकालना आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन ई डैश निकालने के लिए पहले आप सी डैश फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे ई का। ई निकालना आपके लिए बहुत आसान है, 1/2 CV²। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, 1/2 सी भी दिया है आपको 0.005 एक्सपोनेंट -6 और v का स्क्वायर, v की जगह आपके पास आ जाएगा 500 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप ई निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025 एक्सपोनेंट -3 सॉरी जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 0.625 एक्सपोनेंट -3 जूल। तो एक्सपोनेंट -3 को मिली कहते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 0.625 मिली जूल। अब आप बताएं डाइलेक्ट्रिक रखने से एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? तो एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस क्या होगी डाइलेक्ट्रिक रखने से? तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सी डैश जो है डाइलेक्ट्रिक रखने से एप्सिलॉन आर टाइम्स सी, यानी सी से जब हम एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सी डैश आता है। तो एप्सिलॉन आर की जगह आपके पास आ जाएगा 2.5 और सी आपको दिया हुआ है सवाल में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सी डैश आ जाएगा। सी डैश की वैल्यू आपके पास आएगी 0.0125 एक्सपोनेंट -6 फेराड
ओके, तो नई कैपेसिटेंस आपके पास ये हो जाएगी जब आप ऑयल रख देंगे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 CV²। अब आप यहाँ ई डैश फाइंड करेंगे तो यहाँ C डैश रखेंगे। ये आफ्टर इमर्स है, यानी ऑयल में डालने के बाद, तो C डैश की जगह आपके पास आ जाएगा 0.0125 एक्सपोनेंट -6, जबकि V की जगह आपके पास वही वैल्यू आएगी। V की जगह आपके पास आएगा 500 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई डैश का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ई डैश का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.5625 एक्सपोनेंट -3 जूल, यानी ई डैश का आंसर आएगा 1.5625 मिली जूल। तो अब आप देखिए ऑयल में डालने के बाद एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब है जब भी डाइलेक्ट्रिक आ जाता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी हम रियल लाइफ में कैपेसिटर बनाते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक्स लाजमी रखते हैं ताकि उसकी एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ जाए। ओके, इसी के साथ हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, वर्किंग एग्जाम्पल एंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सवाल समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर मुश्किलात हो रही हो तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।